मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ अफ्रीकन राइटर्स जो कि हमारे इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए एक लास्ट मिनट रिवीजन भी हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करें माओ माओ अपराइजिंग के साथ। माओ माओ रिबेलियन जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो हमारे बाकी ऑथर्स यहाँ पे है वो किसी न किसी प्रकार से माओ माओ रिबेलियन के साथ रिलेटेड है या अफेक्टेड है या उनके जो कैरेक्टर्स है वो उस अपराइजिंग का पार्ट रहते हैं या उससे अफेक्टेड रहते हैं। इसलिए माओ माओ रेबेलियन के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। माओ माओ रेबेलियन क्या हुआ था 1952 से लेके 1960 में एक आर्म्ड अपराइजिंग थी जहाँ पे केनियन पीपल जो थे वो ब्रिटिश कॉलोनी के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। किकियू कमेटी थी, KIKUYU कम्युनिटी थी जो चाहते थे कि ना अपनी लैंड उन्हें मिले। जो अफ्रीकन पीपल थे उन्हें ये लगता था कि जो उनकी लैंड है उनकी आइडेंटिटी है और वो लैंड उनसे ली जा रही है। तो इसलिए वो फाइट कर रहे थे कॉलोनियल पावर्स से और उन्हें था ये दुख था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनकी सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो लैंड थी वो ले ली थी करके। और केनियंस को ना उसमें ही अपने ही सॉइल में मतलब काम करने के लिए डॉक्यूमेंटेशंस और आइडेंटिफिकेशन पासेस लेके काम करना पड़ता था। जो फाइटर्स थे उन लोगों को बोला जाता था केनिया लैंड एंड फ्रीडम आर्मी, KFLA जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका फुल फॉर्म है केनिया लैंड एंड फ्रीडम एकेडमी। द ब्रिटिश यूज द टर्म माओ माओ टू मेक देम साउंड लाइक अ सैवेज डिसऑर्गेनाइज्ड। इसे माओ माओ क्यों बोला गया है? माओ माओ इसलिए बोला गया है करके कि वो दिखाना चाहते थे कि ना सैवेज ग्रुप है ये। जो फाइटर्स थे वो ना गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स यूज करते, सडन सरप्राइज अटैक फ्रॉम फॉरेस्ट ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो इसीलिए ना उसे माओ माओ बोला गया जस्ट टू शो इट अ सैवेज अटैक। और ब्रिटिश मिलिट्री को डिफीट कर दिया गया था 1956 में। वॉर इतनी एक्सपेंसिव थी और वो केनिया को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए एंड लीडिंग टू द इंडिपेंडेंस इन 1963। Effect on literature. The rebellion had a massive impact on literature, particularly within the African colonial and English literature. It shifted from colonial perspectives to portraying the bravery and tragedy of the freedom fighters. नुगुकी वा थियोंग जो है वो लिखते हैं इससे रिलेटेड। आपको उनके वर्क्स में ये चीज़ दिखेगी, वीप नॉट चाइल्ड एंड अ ग्रेन ऑफ वीट में। डेरेक वॉलकॉट की प्ले में डेरेक वॉलकॉट की वर्क में भी दिखेगी और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिनके वर्क में आपको दिखेंगी। तो पहले हमारे राइटर है वुल सोइंका। ही इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट राइटर। ये एक नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं इन द ईयर 1986। वुल सोइंका का जन्म एबेओकोटा, नाइजीरिया, योरूबा एथनिसिटी था इनका। ही वॉज अ प्ले राइट, पोएट एंड अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ही वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1986. The Nigerian Civil War. He was imprisoned for 22 months for his efforts to a broker's peace. His work often synthesizes Yoruba myth. इनको ये जेल भी हो गई थी और वो जेल में बैठकर उन्होंने एक वर्क भी लिखा था करके जो मैं आपको आगे बताऊंगी। टॉयलेट पेपर्स में ना जो टॉयलेट पेपर्स होते थे उनमें ये वर्क्स को लिखते थे और इसको बाहर स्मगल करते थे सो दैट उनकी वर्क्स प्रिजर्व हो जाए और उन्हें लिखने में बहुत पीस मिलता था। द लायन एंड द ज्वेल। तो फर्स्ट हमारी है लायन एंड द ज्वेल। यहाँ पे सीडी बोल के एक लड़की रहती है, ठीक है, वो वाटर पॉट लेके जाती है और लकुनले बोल के एक स्कूल टीचर रहता है। अब लकुनले जो है वो मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न इंडिया मतलब मॉडर्न अफ्रीकन की पहचान थी। वो बाहर रहकर आया था, वेस्टर्नाइज एजुकेशन लेकर आया था, तो उसकी जो आइडियोलॉजीज थी ना वो अब ट्रेडिशनल वाली नहीं थी। सीडी को आके बोलता है कि तुम्हें कैरी इस तरह वाटर इस तरह से कैरी नहीं करना चाहिए, ये वो, एंड यू शुड प्रॉपरली कवर योर शोल्डर्स एंड एवरीथिंग। एंड he asks her and he tells her that in the coming time everything will be like modernized and everything will be working with the help of technology. And then he asks her for like marriage. He says that the Lagos in the Nigerian city is developed and he wants their city also to be developed.
their place also, but he asks her to, like, when will she get married to him. She says, I can marry you but you need to pay the bride price. अब ये उस समय की प्रचलन थी कि वहां पे जो दुल्हन से शादी होता था, जैसे कि हिंदू समाज में बहुत जगह पे आज भी ये डाउरी वाली सिस्टम एग्जिस्ट करती है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. एंड ये चीज़ क्या है कि अफ्रीकन सोसाइटी में ब्राइड प्राइस एग्जिस्ट करती थी. मतलब जो फीमेल है उसकी शादी होने के टाइम पे लड़के को प्राइस देना पड़ता था, एक अमाउंट देना पड़ता था शादी पे उसके घर, लड़की के घर वालों को. एंड ये ना एक प्राइड की तरह में वहाँ शो होता था, जिस लड़की की जितनी ज़्यादा ब्राइड प्राइस आती थी उतने अच्छा. और अगर कोई लड़की जिसका ब्राइड प्राइस नहीं दिया जाता था तो इट वाज कंसिडर्ड कि ना लड़की सही नहीं है, या लड़की के ऊपर में मतलब क्वेश्चन उठते थे करके कि प्योर नहीं होगी या कुछ नहीं. सो इसीलिए उस समय ब्राइड प्राइस कंसिडर किया जाता था और उस तरह की लड़कियां की ब्राइड प्राइस नहीं दी जाती थी. एंड इट वाज क्या बोलो, सोसाइटी के लिए ना डिसग्रेस की तरह रहता था. तो सीडी को ये चीज़ का डर था. एंड सीडी एक बहुत सुंदर लड़की थी और वहां पे ना एक मैगजीन के वो आते हैं तो वो फोटोज लेते हैं और सीरी को इतनी सुंदर से दिखाया गया, जितनी सुंदर वो थी उतना ही. और वहां के जो चीफ थे बरोका, उनकी फोटो आई थी लेकिन छोटी सी आई थी, उतनी अच्छी नहीं आई थी. अब बरोका को तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगा कि मैं विलेज का चीफ होके मुझे ही नहीं दिखाया गया. एंड देन समहाउ ना उसे लगा कि क्या करूं. एंड ही वॉज अ मैन हु लव टू गेट मैरिड. वो बोलता है कि ही हैजंट गेट मैरिड इन लाइक सो मेनी मंथ्स, सो आई वांट टू गेट मैरिड. तो उसकी जो फर्स्ट वाइफ है सडीकू, SADIKU, उसको वो भेजता है कि जाके सीडी को बोलो दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू हर. एंड शी वाज विद दैट टीचर लकुनले, और वो वहीं पे ना रिजेक्ट करके मॉक करके उसको उल्टा फुल्टा बोल के भेज देती है. अब वो अपने वाइफ को जाके वो ऑलरेडी उसके फेवरेट वाइफ के साथ रहता है, और सडीकू जाके ये न्यूज देती है उसे. तो वो बहुत अपनी वाइफ को बोलता है कि ठीक है तुम अंदर जाओ, और जो सडीकू है उसको बोलता है कि तुम मेरे पैर की मालिश करो. अब वो लोग क्या डिसाइड करते हैं ये हमें बाद में पता चलेगा. कुछ तो बरोका इतना जल्दी तो शांत होने से रहा. वो बहुत फेमस था कि मतलब मिसचीफ, घोटाला, ये सब करने में ही वॉज वेरी मच एक्सपर्ट. लास्ट में उसकी जो वाइफ है वो आके ना कुछ एक डॉल लेके ना कुछ ऐसा अजीब सा ना बाल खोल के कुछ परफॉर्म करने लगती है करके. एंड सीडी को समझ तो आ रहा था बट सीडी वांट्स टू आस्क कि व्हाट हैपेंड. तो सीडू को बोलती है कि माय हस्बैंड हैज टर्न्ड इम्पोर्टेंट दिस दैट. तो जो सीडी है उसे बुरा लगता है कि शी हैड इंसल्टेड एंड अब्यूज्ड हिम सो मच एंड कर्स्ड हिम सो मच. तो वो सॉरी बोलने के लिए जाती है. जस्ट ये मतलब एक्चुअली इंटेंशनली नहीं था. शी वांटेड टू लाइक मॉक एंड सी हिज कंडीशन ऑल्सो कि कैसा है अभी उसका कंडीशन, मॉक करके मजे लेने के चक्कर में. एंड व्हेन शी गो, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद दिखता है कि थोड़ी देर बाद शी कम्स आउट क्राइंग. तो इसमें होता है कि शी गॉट मोलेस्टेड बाय द मैन बरोका. एंड लेटर उसके बाद भी लकुनले ने बोला कि ही विल बी रेडी टू मैरियर बट ही वोंट पे द ब्राइड प्राइस. अब यहाँ पे बरोका है वो उसको ब्राइड प्राइस पे करते हैं एंड लेटर ऑन शी मैरिज हिम. डेथ एंड द किंग्समैन. अब डेथ एंड द किंग्समैन में एक बिलीफ है कि राजा जब मरता है उसके साथ उसके घुड़सवार, घोड़ा एंड उसका डॉग जो रहता है वो मरना पड़ता है उनको, या सुसाइड करना पड़ता है, सो दैट कि राजा जब अपने नेक्स्ट लाइफ में जाए उसे वहां जाने के बाद वर्क करके ना जाना पड़े, उनके पास कोई लोग हो और उसमें से हॉर्समैन जो रहते हैं उसका मतलब गाइड करके कहीं ले जाने के लिए उसे हेल्प करे. तो ये एक प्रथा थी उस टाइम पे वहां पे. आई नो इट इज अ सुपरस्टिशन बट ये उस समय की एक प्रचलन प्रथा थी. और यहाँ पे ये जो हमारे एलिसन नाम रहता है हमारे घुड़सवार का, तो वो ना सुसाइड करने से ना मतलब मना कर देता है. और यहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिशियल आते हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं दिस इज नॉट राइट ये वो. और एलिसन तो बहुत खुश हो जाता है बिकॉज उसकी इच्छा नहीं थी मरने के लिए, और उसका बेटा बाहर शहर में पढ़ रहा होता है कहीं पे, और उसे लगता है कि नहीं ये तो डिसग्रेस होगा मेरे फैमिली के ऑनर को, और वो उसके फादर को रिप्लेस करता है उनके जॉब पे और वो कमिट करता है सुसाइड. सीइंग दिस एलिसन को क्या होता है कि वो अपने बेटे के यंग बेटे के डेथ को मतलब देख कर वो खुद भी मतलब मर जाता है ग्रीव करते करते. तो दिस इज हाउ कि मतलब अगर कोई भी ट्रेडिशंस के साथ, वो ब्रिटिश ऑफिसर को आइडिया भी नहीं था कि दिस ऑल थिंग्स वुड हैपन, वो अच्छे के लिए उसे करने गया बट ट्रेडिशन जो कि डिप स्टिल और इनस्टिल है लोगों के रूट्स में, उसे इतना जल्दी चेंज करना पॉसिबल नहीं है. एंड मैन डाइड. जो मैन डाइड है ये एक बहुत पावरफुल मेमोर है हमारे नोबेल लॉरेट की, जिन्होंने 22 to 27 मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहते हुए नाइजीरियन गवर्नमेंट को ये लिखा है कि
उनका यही मानना है ना कि जो इंसान चुप रह जाता है फेस ऑफ टायरनी में, वो मतलब ऐसे ही मर गया करके। तो इसीलिए ये टाइटल द मैन डाइड। सोइंका को बिना चार्ज के ही मतलब जेल में ढुका दिया गया था एंड ही वाज सब्जेक्टेड टू मेंटल एंड फिजिकल टर्मोइल स्ट्रेन। तो वो क्या करते थे, लिखते थे स्क्रैप्स ऑफ टॉयलेट पेपर में। और सोइंका को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो ब्रोकर के एक पीस डील के साथ अटेम्प्टिंग टू a broker's peace deal between a federal government and a secunist Biafran region में, which military interpreted as treasonous support for the enemy। इसीलिए नेक्स्ट हमारे ऑथर है नुगोकी वा थियोंग। हाँ, नाम कुछ डिफरेंट है बट आपको याद करने पड़ेंगे। ये जो अब डिकोलोनाइजिंग द अफ्रीकन माइंड है, ये इनकी एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें से वो बोलते हैं कि हम आज भी इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं करके तो हम हमारे ही मास्टर्स की लैंग्वेज में ही लिख रहे हैं करके, बट हम हमारे लैंग्वेज को साइडलाइन करते जा रहे हैं। तो इनका वो मानना था कि नहीं, हमें अपने ही नेटिव लैंग्वेज में लिखनी चाहिए। बट इसमें चिनू आगबे अपने अलग ही वो है, बोलते कि ग्लोबल ऑडियंस, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। ही बिलीव्स कि एक ग्लोबल ऑडियंस तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ सकती है। खैर, नुगुकी वा थियोंग अब बाद में जाकर अपने ही लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करते हैं एंड ही बिलीव्स कि ट्रांसलेशंस कैन बी मेड लेटर ऑन। नुगोकी वा थियोंग, इनकी फर्स्ट डेब्यूट नॉवल है वीप नॉट चाइल्ड। वीप नॉट चाइल्ड 1964 में लिखी गई थी। ये इनकी फर्स्ट पब्लिश नॉवल है। ये इंग्लिश नॉवल ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में पब्लिश हुई थी और ये उनकी एक माओमाओ अपराइजिंग के ऊपर ही बुक है। इसमें दो भाई रहते हैं जो कि अपनी लाइफ एक लैंड के लिए ही गंवा देते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि उनके लिए लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है करके। नजोरो, NJOROGE, जोरोज बोलेंगे बट इनके सामने एन है। मैं आपके लिए स्पेलिंग लिख दे रही हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, NJOROGE। ये एक भाई का नाम था जिसे ना लगता था कि एजुकेशन ही एक रास्ता है जिनसे कि वो उस मास्टर्स से, उनके कॉलोनियल मास्टर्स से लड़ सकते हैं। जो ब्रिटिशर्स है उनको उसी के कारण आज़ादी मिल सकती है करके, और वो चाहता था कि वो पढ़े ताकि वो अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स और अपनी फैमिली के लिए पीस लेकर आ सके। बट यहाँ पे जो उनके दूसरे भाई है नगोथो, ये स्पेलिंग भी मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए, NGOTHO। नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है मैं मानती हूँ, बट फिर भी आप अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, बट आप मोटा मोटा जान लीजिए क्योंकि सुनने से आपको शायद एग्जाम के टाइम पे MCQs में दिख जाए तो आपको याद आ जाए। तो ये थे कि ये ना बहुत मैस्कुलिनिटी पे बिलीव करते थे, पेशेंस पे। इन्हें लगता था कि वायलेंस के बिना चीज़ें अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो नगोथो जो थे वो क्या करते हैं, वो एक्शन करते हैं जिसके कारण क्या होता है, वो एक जन को मार देता है। अब उसके बाद इसके बाद भी ये होता है कि लास्ट में उसे हैंग कर दिया जाता है और जिसके दूसरे भाई है वो भी हार जाता है। और लास्ट में यही दिखाता है इसमें, और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ट्रॉमाटाइज्ड है और उनको क्या होता है कि जो स्कूल्स, जैसे वो चाहता था कि एजुकेशन पाकर वो अपने फैमिली की चीज़ें चेंज कर सकता है, बट वो एजुकेशन के टाइम पे भी उसके लिए ये होता है कि वो जो स्कूल्स है वो भी वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे दोनों भाई एमलेस है और वो सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करता है, बट दो मदर्स उसे जाके वहाँ से बचा के लेकर आ जाती है, नायो काबी एंड नजेरी। मैं लिख दे रही हूँ, नायो काबी एंड दूसरी मदर का नाम था नजोरी। ये दो उसे बचा कर लेकर आ जाती हैं सुसाइड अटेम्प्ट से, लेकिन फिर भी क्या है, उसके अंदर जो खालीपन है वो और फुलफिल नहीं हो पाता है। दिस इज हाउ आवर स्टोरी एंड्स। दूसरी है अ ग्रेन ऑफ वीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है और ये थाबाई विलेज में लिखी गई है। 4 देश केनिया इंडिपेंडेंस को, जो कि उहुरू बोलते हैं, वहाँ के कॉमन कल्चर में ये वर्ड आपको मिलेगा, उहुरू। उहुरू एग्जाम में भी पूछा जाता है, इस पे ध्यान रखिएगा। केनिया इंडिपेंडेंस को उहुरू बोलते हैं। आप रिपीट करिए मेरे साथ, केनिया इंडिपेंडेंस को उहुरू बोलते हैं वो लोग, जो कि 1963 में हुई थी, उहुरू। ये गिल्ट, बिट्रेयल और कॉस्ट ऑफ फ्रीडम को दिखाता, दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि मिथ है मुगो विलेज में, मुगो विलेज, MUGO। मैं फास्ट बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम के पहले मैं मानती हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा और मैं रिवीजन पर्पज से बता रही हूँ, तो फास्ट है इसीलिए कि आप रिवाइज कर ले। मुगो जो है
एक विलेज है जहाँ पे एक हर्मिट रहता है, एक बाबा टाइप रहते हैं, वो वहाँ के ना हीरो है मानने के लिए, और उसे बहुत समाज मतलब क्या बोलते हैं, संत ऐसे मानते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो यहाँ पे जो मूगो विलेज है, मूगो विलेज में क्या होता है कि जो हर्मिट रहता है उसे सब अपने आप के ना चैंपियन समझते हैं, लेकिन ये इसे मानते हैं कि किहिका जो है वो मार्टर्ड मैन है और उसकी मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं। लास्ट में जब उन्हें केन्या की इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो वो जो मूगो है वो उस इंडिपेंडेंस में स्पीच देते हैं ना, जैसे कंट्री लिबरेट होती है, तो वो वहाँ पर जाके ये स्वीकार करता है कि मैंने ही किहिका को मरवाया था। अब किहिका की मौत कैसे हुई थी, ये लोग किहिका जो है वो वहाँ पे जाके मूगो की हट में जो उसकी झोपड़ी होती है वहाँ पे छुपा था, और इसी ने क्या किया, अपने लाइफ को पीसफुल रखने के लिए ब्रिटिश को बता दिया कि किहिका जो है वो मेरे पास ही था, माओ माओ लीडर जो उस मूवमेंट का था। और साइड बाय साइड इसमें और एक स्टोरी चलती है, गी कोनियो एंड मुम्बी, गी कोनियो एंड मुम्बी। वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। मुम्बी, ये एक हस्बैंड वाइफ कपल रहते हैं करके, गिक्योनो का है, ये लोग एक डिटेंशन कैंप में रहते हैं वॉर के टाइम पे, और मुम्बी जो है वो चाइल्ड जो है करंजा। तो ये बेसिकली एक कपल है जिनकी मैरिज ना डिस्ट्रॉय हो गई थी वॉर से। गिकोनियो जो है वो रिटर्न करता है डिटेंशन कैंप पे, और उसे पता चलता है कि मुम्बी उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बट वो चाइल्ड उसका नहीं है, वो उसके रिबेल, उसके ऑपोजिट जो ओपोनेंट है उसका बच्चा है। एंड दिस इज़ हाउ देयर मैरिज वॉज डिस्ट्रॉयड। वहाँ पे जो है मूगो है वो जिसे गांव के लोग अपने सरदार मानते थे, या मतलब जो हमिट थे उन्हें सरदार मानते थे, वो बता देता है कि वो ही मतलब किहुकू की मौत के जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो थीम ऑफ ग्रेन है उसे बाइबल के सेंट जॉन से लिया गया है कि अनलेस अ ग्रेन ऑफ व्हीट फॉल्स इनटू द अर्थ एंड डाइज इट बेयर्स मच फ्रूट। अगर वो अर्थ पे गिरता नहीं है और मरता नहीं है तब तक उसमें ज़्यादा फ्रूट नहीं होता है। तो यहीं पे ये किहुकू की स्टोरी दिखाई है कि किहिका जो मरता है और उसके बाद ही सरप्राइजिंग को और हवा मिलती है और लास्ट में कंट्री होता है। तो इसमें वो दिखाया कि वो एक व्हीट ऑफ ग्रेन की तरह था जिसने अपनी लाइफ को मतलब दे दी, और लास्ट में उसी के कारण और भी बहुत सारे आउटकम्स हुए, और मतलब एंड देन दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस। पेटल्स ऑफ ब्लड एक अनदर उनकी स्टोरी है करके, आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये करप्शन एंड न्यू कॉलोनिज्म ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट केन्या से रिलेटेड है। नेक्स्ट राइटर हमारे हैं नदीने गॉर्डिमर। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी इनके और भी बहुत सारे वर्क है, जैसे कि डेविल ऑफ क्रॉस, ये भी वर्क्स उनके रह चुके हैं। तो हम नदीने गॉर्डिमर के साथ स्टार्ट करते हैं। नदीने गॉर्डिमर जिनको मॉडल कॉन्साइंस ऑफ साउथ अमेरिका बोलते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। नदीने गॉर्डिमर जो थे उनकी जन्म 1923 में हुई थी, और उनकी डेथ बस अभी रिसेंट कुछ दिन पहले, आप याद करिएगा ऐसे कि 11-12 साल पहले मरे, तो आपको डेट याद रहेगा। स्प्रिंग साउथ अफ्रीका में। ये सब ना साउथ अफ्रीकन राइटर्स ही है जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था 1991 में। एंड शी इज़ एन अपार्थाइड एक्टिविस्ट एंड अ मेंबर ऑफ ANC। इनकी वर्क्स में आपको सोशल रियलिज्म के ऊपर में मिलेगा, पॉलिटिकल सिस्टम जो कि इन्वेड और करप्ट करते हैं कैसे, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, उसके बारे में। तो इनकी जो फर्स्ट नॉवल हम यहाँ पे देखने वाले हैं करके वो है कंजर्वेशनिस्ट, 1974 में लिखी गई है, बुकर प्राइज अवार्ड विनर है ये हमारी। तो ये जो स्टोरी है ना, ये एक मेहरिंग बोल के एक कैरेक्टर की जो है, एक मिडिल क्लास फैमिली की एक एजेड वाइट इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि एक फादर उसके है जो डॉक्टर है वहाँ के जोहानसबर्ग में। नहीं सॉरी उनके फादर डॉक्टर नहीं थे, आई गॉट कंफ्यूज विद बर्गर्स डॉटर वाली स्टोरी से। तो यहाँ पे जो उनके वो जो मेहरिंग है वो एक इंसान है जो कि 400 एकड़ की ज़मीन सिटी के बाहर लेके रखा है। उससे ना पैसे की कमी नहीं है जिसके कारण वो फार्मिंग कर रहा है, बट स्टिल वो क्या कर रहा है, वो सर्वाइवल ऑफ वर्क के लिए बट कंजर्वेशन की ज़मीन को ना अपने बचा के रख पाए ब्रिटिशर्स से और बाकी लोगों से, वो इसीलिए उस लैंड पे काम कर रहा है। उसकी वाइफ न्यूयॉर्क चली गई है करके, और उसका जो बेटा है टेरी, वो अपने आप में जैसे कि नाम है याद रखिएगा, टेरी या टेरेबल है, वो लिबरल है अपने फादर के ना मटीरियलिस्टिक व्यूज से ना, मतलब जो कि वो दूसरी तरह का है, मटीरियलिस्टिक व्यूज पे बिलीव नहीं करता है। अचानक से एक दिन गांव में उनके लैंड पे एक काले इंसान की मरी हुई डेड बॉडी मिलती है, और उससे पता चलता है कि पुलिस जब इंटरेस्ट लेने आती तो उसको पुलिस को इंटरेस्ट नहीं था। क्यों इंटरेस्ट नहीं होता एक डेड बॉडी देखने के बाद भी, यहाँ पे ये पता चलता है। और यहाँ से ये दर्शाते हैं अपने राइटर, लिखते हैं बहुत
अच्छे से इसमें क्लियरली लिखते हैं और बहुत सरकास्टिकली एंड विथ अ शार्प विटी टोन ही राइट्स कि एक ब्लैक डेड बॉडी थी, वो एक काले इंसान की डेड बॉडी थी, जिससे ये दिखाते हैं कि कितना एक जो वाइट पुलिसमैन थे और ब्रिटिश कॉलोनी थे वो एक डेथ की ब्लैक इंसान की डेथ को डेथ कंसिडर ही नहीं करते। उनके लिए लगता कि हाँ ठीक है, क्या हुआ, एक हो गया, मर्डर हो गया। बट इफ़ इट वॉज वाइट, तो यहाँ पे सोसाइटी की हिपोक्रेसी को उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। मेहरिंग जो है वहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे वो मरता है वहीं पे उसे डेड बॉडी को दफन कर देते हैं और उसे दफन करने के लिए वही ज़मीन पे करता है। और मेहरिंग हमेशा कोशिश करता है कि वो जितने अच्छे अपने लैंड को बना दे, जितना अच्छा कर दे, उससे ये एहसास होता है एट द एंड कि वो लैंड उस अफ्रीकन्स की है, वो वर्कर्स की ही है, वो जितना भी उस पर कर ले वो लैंड पे उसका हक नहीं है, वो लैंड उन्हीं के लिए है, उन्हीं को बिलोंग करती है। तो दिस इज़ हाउ द स्टोरी एंड्स हेयर। एंड ये इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की यूज़ किया है हमारे राइटर ने। एंड ज़ुलू मिथ के बारे में भी बोला गया है इसमें, और कुछ कोटेशन उसमें ऐसी है, ही हैड नो नेम बट ही हैड अ प्लेस, ही वॉज द वन हु हैड कम बैक। तो बर्गर्स डॉटर है, तो रोज़ा बर्गर जो है वो एक डॉक्टर की बेटी है और उनकी फैमिली जो है हमेशा ना रेवोल्यूशनरी चीज़ों के लिए ना मतलब इन्वॉल्व रहती थी। एंटी एपार्थाइड स्ट्रगल, जो काले लोगों के प्रति अत्याचार होता था उसके लिए उसकी फैमिली हमेशा स्टैंड अप करती थी। जो रोज़ा बर्गर है वो डॉटर है लियोनल बर्गर की, लेजेंडरी वाइट फिजिशियन, उसके फादर फिजिशियन थे ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी के। नॉवल जो ओपन होता है वो एक स्कूल घर है, लेकिन उसके घर पे हमेशा ही मीटिंग्स कंडक्ट होती है मूवमेंट से रिलेटेड, एंड शी हैज सीन ऑल ऑफ दैट। बट अंडर द फादर्स केयर एंड गाइडेंस उनको कभी भी वो चीज़ों के लेके मतलब उसने मतलब अपना क्या बोलूँ, उसके फादर ने ब्लैक एक चाइल्ड को भी अडॉप्ट किया था, अपने घर पे रखा था, पाला था। उसके भाई के BSE नाम था उसका, BEASIE, और वो ना कभी भी ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं रहती थी। अचानक से एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और उसके पास बड़ा एक साम्राज्य बचा हुआ है, लीगेसी, उसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत सारा वेल्थ बचा हुआ है, लेकिन वो डरती है, वो भागती है उस जिम्मेदारियों से, उस लाइफ से। वो उस तरह की लाइफ नहीं चाहती थी, वो एक प्राइवेट लाइफ जीना चाहती थी। और उससे क्या होता है कि वो फ्रांस जाती है, फ्रांस से वो लंदन अपने फादर की फर्स्ट वाइफ के पास जाती है, वहाँ एक इजी लाइफ जीना चाहती है आर्ट पेंटिंग कल्चर में, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टेंशन एंड अपराइजिंग्स। लेकिन टर्निंग पॉइंट उसके लाइफ में ये आता है कि उसके जो भाई बसी रहता है वो कॉल करता है और उसे याद दिलाता है कि तुम्हें अपने वापस अपने रूट्स में आके अपने कंट्री के लिए चीज़ें करनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो वो क्या होती है, उसे समझ आता है, उसके जितने भी ड्रीम्स जो झूठे रहते हैं उसे एहसास होता है कि नहीं, हाँ। तो वो वहाँ जाती है एक साइकोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट की तरह एक हॉस्पिटल में काम करने लगती है अपने देश की सेवा के लिए। और वहाँ पे जो भी लोग सोवेटो अपराइजिंग, इसमें होता है हमारे सोवेटो अपराइजिंग, SOWETO, सोवेटो अपराइजिंग होता है, जिसमें कि वो अपना सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ द वॉर। लास्ट में उसे अरेस्ट किया जाता है, बट शी इज़ हैप्पी कि उसने अपने कंट्री के लिए इंडिविजुअली स्टैंड लिया। इसलिए नहीं कि वो अपने फादर की बेटी थी, उसे ये सब जिम्मेदारी नहीं थी, बट इंडिविजुअली उसने अपने कंट्री के लिए योगदान किया। दिस इज़ हाउ आवर स्टोरी एंड्स। एंड उसके कैरेक्टर में एक डेवलपमेंट दिखाया गया है हमारे ऑथर ने। जुलाइस पीपल, ये एक उनकी अनदर वर्क है, आप चाहें तो इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं करके, मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ आपके लिए। JM कॉट्ज़ी, ये एक मिनिमलिस्ट हैं, हमारे एलिगोरिकल राइटिंग्स के लिए फेमस है करके। इनका फुल नेम है जॉन मैक्सवेल कॉट्ज़ी। JM कॉट्ज़ी जो है उनका जन्म 1940 में हुआ था। तो उन्हें ना फेम पसंद नहीं थी। ये एक हमारे राइटर है जिन्होंने 2 बुकर प्राइज़ जीता है, लेकिन कभी भी वो अपने अवार्ड को खुद लेने के लिए नहीं गए। वो लास्ट में अपने प्राइवेट लाइफ इतना ही पसंद करते हैं कि उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ले लेते हैं लास्ट में।
तो यहाँ पे जो है वेटिंग फॉर द बारबेरियंस उन्होंने 1980 में लिखा था। जेम कॉट्जी की थर्ड नॉवल है एंड वन दैट एस्टैब्लिश्ड हिम एज अ मेजर इंटरनेशनल लिटरेरी फिगर। टाइटल इनकी है कॉन्स्टेंटिनी कैविफी से लिया था इन्होंने। नॉवल है ये एलेगरिकल स्टाइल में लिखा गया है। नॉवल अपने आप में एलेगरी है। ये स्टोरी है जैसे एक मैजिस्ट्रेट, वो बहुत लॉयल सिविल सर्वेंट है और पीसफुल फ्रंटियर है, लेकिन जॉल एक मॉडर्न इंटरोगेटर आता है। वो डार्क सनग्लासेस पहनता है। ये डार्क सनग्लास जो है ना वो सिंबलाइज करती है कि उसे ना इमोशनल ब्लाइंडनेस है, वो लोगों के दुखों को नहीं देख पाता है और उसे लगता है कि सच्चाई निकालने का एक ही तरीका है, लोगों को दुख देना, परेशान करना और उनको पेन देना। तो मजिस्ट्रेट इवेंचुअली वांट्स टू रिटर्न, मतलब उसमें क्या होता है, वो लोगों को बहुत टॉर्चर करता है पकड़ पकड़ के सच निकालने के लिए। अब यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है उसे बुरा लगता है कि यंग लड़की को, छोटी बच्ची को मारा पीटा जाता है, उसे अंधा बना दिया जाता है। तो वो उस लड़की को आउट ऑफ एम्पैथी सिंपैथी वो उसे रखता है करके, लेकिन जब ये चीज़ वो बाद में रिटर्न भी कर देता है वो उनको पेरेंट्स को। लेकिन बात ये होता है कि उसे जब मजिस्ट्रेट का ये जो जॉल रहते हैं उनको पता चलता है, तो वो लास्ट में क्या करते हैं, इसे बेवफा, मतलब ये बोलते हैं कि वो स्टेट के प्रति लॉयल नहीं था अपना, उसे पनिश करते हैं, उसे रैंक से उसका छीन लिया जाता है और उसे बहुत पनिश और टॉर्चर किया जाता है। जो जॉल के आगे वाले आने वाले और जो लोग रहते हैं, जॉल के बाद जो आए हैं ब्रिटिश में, वो उन्हें परेशान करते हैं। नेक्स्ट वर्क हमारी डिसग्रेस है, जिसे 1999 में लिखा गया था। ये विनर ऑफ सेकंड बुकर प्राइज़ है। ये दो स्टोरीज ही मैं आपके लिए कवर कर रही हूँ, मोटा मोटा करके कवर कर रही हूँ एग्जाम के पहले फॉर द रिवीजन पर्पस, क्योंकि ये दोनों ही बुकर प्राइज़ जीती हुई हैं, तो इसलिए इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं हमारे। और ये हमारे एक ऑथर है जिन्होंने 2 बार बुकर प्राइज़ जीता है, तो ये विनर है। और इसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट, एक प्रोफेसर रहते हैं, डेविड लूरे प्रोफेसर रहते हैं, उनकी क्या होती है, एक अफेयर हो जाती है उनके स्टूडेंट के साथ, जिसके कारण उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। और उसमें क्या होता है, वो अपनी बेटी के पास उसके फार्म में आ जाता है, लेकिन वहाँ पे उसकी बेटी के पास 3 आदमी आके उसे रेप करते हैं और उनके अटैक होता है, बहुत कुछ होता है जो कि उस टाइम के हार्श इन्वायरमेंट को दिखा रहे हैं हमारे ऑथर। और डेविड जो है उसे यही दिखाता है कि कैसे वो ग्रेस से एक अच्छी जगह से लेके वो कैसे एक चेंजिंग सोसाइटी के साथ उसका कोई पोजीशन नहीं रह जाता है जो उसके पावर और पोजीशन में वो रहता है। तो दिस इज़ फॉर द पार्ट 1 दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। बाकी के पार्ट आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप रिवाइजिंग। दिमाग को ठंडा रखिएगा और कोशिश करिएगा जितने से ज़्यादा आपसे रिवीजन हो पाए इस पॉइंट पे आप कर लीजिएगा। जस्ट ये मैं आपको रिवीजन पर्पस पे, या आप एक बार सुन लेंगे तो MCQs लगाने में आपके लिए काम आएंगे, इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ आपके लिए इन शॉर्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।